नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के यानी कि हिंदी टीचिंग मेथड्स के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि शब्द भंडार द्योतक है, यानी कि जो शब्द भंडार है मित्रों, शब्दों का भंडार होना, ये किसका द्योतक है, ये किसका प्रतीक है। तो देखिए मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, भाषा विकास का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों यहाँ पे शब्द भंडार की बात हो रही है, तो देखिए शारीरिक विकास की तो कोई बात है नहीं यहाँ पे मित्रों, तो ये विकल्प हट जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं को हटा दो, है ना। अब देखिए शब्द भंडार क्या होता है कि मतलब जैसे कठिन शब्दों का अर्थ जानना, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा शब्दों से परिचित हो जाना, है ना। जब बालक बहुत ज़्यादा शब्दों से परिचित हो जाता है यानी कि शब्द का भंडार हो जाता है उसके पास, तो देखिए ये मानसिक विकास का जो तक नहीं है, ये उसका भाषा विकास हो रहा है मित्रों। तो इस प्रकार आपके पहले प्रश्न में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। देखिए जो उच्च प्राथमिक स्तर है मित्रों, यानी कि 6 से 8 का, यहाँ पे बहुभाषी कक्षा है। बहुभाषी कक्षा यानी जिसमें एक से अधिक भाषाएं कक्षा में प्रयुक्त हो ना, उनमें बच्चों की भाषाएं क्या कहलाएगी, एक संसाधन, एक जटिल चुनौती, एक कठिन समस्या, एक पहेली। देखिए एक पहेली नहीं है मित्रों, एक पहेली है जिसको सुलझाए नहीं, है ना। एक कठिन समस्या भी नहीं होगी और ना ही एक जटिल चुनौती होगी, यानी कि बाधक नहीं होगी, ये होगी साधक। कहने का मतलब ये एक संसाधन है। जब बच्चा एक से ज़्यादा भाषाएं सीखेगा, देखिए बच्चा विद्यालय में आने से पहले मातृभाषा से परिचय देता है मित्रों, है ना। तो उसके बाद वो क्या करता है, जैसे हिंदी सीखता है, अन्य भाषाएं सीखता है ना, तो अन्य भाषाएं सीखता है तो ये उसके लिए एक संसाधन है, उसका भाषा का विकास होगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। क्या लिखा है मित्रों कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी कि जो गृह कार्य होता है आप जानते हो, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए गृह कार्य देना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक नहीं, आवश्यक है ये हो सकता है, लेकिन अत्यावश्यक यानी कि जरूरी ही जरूरी है, नहीं जरूर नहीं है गृह कार्य देना। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, नहीं, ये तो विकल्प बिल्कुल नहीं होगा कि इससे अभिभावक व्यस्त रहेंगे ना। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। देखिए मात्र नेगेटिव शब्द है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, तो इसको हटा दीजिए। देखिए कक्षा में किए गए कार्य का वापस अभ्यास है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभ्यास होने के साथ साथ ये एक मूल्यांकन भी है मित्रों। क्या है, वापस दूसरे दिन क्या करता है शिक्षक उस चीज़ का मूल्यांकन करता है, लेकिन यहाँ लिखा अभ्यास मात्र है, तो ये विकल्प भी हट जाएगा ना। आगे क्या है कि बच्चों की क्षमता एवं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, है ना, कि बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो मित्रों ये बिल्कुल विकल्प सही हो जाता है, यानी कि जो बच्चों की जितनी क्षमता है, जितना स्तर है, उसी अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, देखिए वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। लिखा है मित्रों जो वैचारिक विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु का क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है हमें ना, तो ये कौन सा उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कौशलात्मक, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक या अभिवर्त्यात्मक। देखिए अभिवर्ती होती है किसी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी मन की जो आंतरिक सोच होती है, हमारे विचार होते हैं, वो होती है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। ठीक है, सृजनात्मक में रचना की जाती है, कौशलात्मक में कौशल डेवलप होते हैं, ये भी नहीं है। ये है देखिए केवल ज्ञान प्राप्त करना, इसका मतलब विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना सामान्य है, तो मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है। देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का आपके टॉपिक है हिंदी शिक्षण में, है ना, तो उसमें देखिए दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है पूछा है मित्रों। तो देखिए रेखा चित्र की बात करूं तो ये क्या है, रेखा चित्र दृश्य है ना। श्यामपट की बात करूं तो श्यामपट भी दृश्य सामग्री है। अब देखिए मुख चित्र यानी जिसमें आवाज नहीं आती है ना, श्रव्य दृश्य नहीं है, केवल दिखने वाले ही है, दृश्य है ना। जबकि जो रेडियो है मित्रों ये क्या है, रेडियो श्रव्य सामग्री है, हम इसे सुनते हैं न कि देखते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक है, प्रेरणा, स्वास्थ्य, परिपक्वता या उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों सबसे पहला सु कौन सा होता है, निरोगी काया, यानी कि जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो भाषा का विकास होगा, स्वास्थ्य है, बिल्कुल है। और देखिए एक बालक बिना परिपक्व होए कुछ भी नहीं सीखता, है ना, सही है।
परिपक्वता होना जरूरी, ये भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। और उसके बाद आ जाता है मित्रों प्रेरणा, यानी कि बालक को हम अगर प्रेरित करेंगे तो उससे क्या होगा, भाषा विकास और अच्छी तरह से होगा। इसका मतलब उपयुक्त सभी ये जो तत्व है वो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है। अच्छा प्रश्न है कि एक बार सीटेट में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि भाषा का मानक रूप बालक कहाँ सीखता है। मानक रूप पूछा है, भाषा का मानक रूप होता है कि भाषा का परिष्कृत रूप, है ना, परिष्कृत कह दूं या कह दूं मित्रों परिमार्जित रूप, है ना, परिमार्जन, या कह दूं मैं शुद्ध रूप, यानी भाषा एकदम शुद्ध, परिमार्जित या परिष्कृत ये रूप है ना। तो बालक ये कहाँ सीखता है, घर में। देखिए घर में, समाज में और खेल कूद में, इन तीनों जगह पर है ना मानक भाषा नहीं होती है, मातृभाषा ही होती है मित्रों, है ना। जबकि विद्यालय में बालक शुद्ध भाषा सीखता है, बालक भाषा का मानक रूप विद्यालय में सीखता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 7 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा। देखिए ध्वनियों का विभेदीकरण करना है, बस यही मोस्ट है ना। भाषा कौशल 4 भाषाई कौशल है ना, कितने हैं, 4 है। सबसे पहले सुनना है, फिर कौन सा बोलना है, फिर कौन सा पठन है, और फिर लिखना लेखन है। ये केवल मैडम मारिया मोंटेसरी थी जिसने ये पहले बताया और ये बाद में बताया, ठीक है। अब देखिए 4 कौशल हो गए। अब इनमें से कहा है कि ध्वनियों में विभेद करना है, यानी कि ध्वनि का उच्चारण कैसे वो विभेद करना, ध्वनियों में अंतर हमें देखना। अंतर किससे करेंगे हम, तो देखिए पढ़कर नहीं करेंगे, लिख कर भी नहीं करेंगे तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, बल्कि सुनना, है ना। जब हम ध्वनियों को सुनेंगे तो हम ध्वनियों में विभेद है या नहीं उसको पहचानेंगे। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि वाचन करते समय किस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। वाचन यानी कि पठन, वाचन मतलब क्या होता है, वाचन मतलब बोलना नहीं होता है मित्रों, वाचन का मतलब है पठन यानी पढ़ना, ठीक है। तो देखिए जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उस पर किस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। देखिए पढ़ने की गति बिल्कुल सही है, पढ़ने की गति एक समान होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा मंद, है ना। तो इस पर तो ध्यान देना आवश्यक है। फिर है अशुद्धियों पर, बिल्कुल जो भी पढ़ रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अशुद्धियाँ होती है हम ध्यान ही नहीं देते, नहीं ध्यान देना जरूरी है। और वाचन में उतार चढ़ाव बिल्कुल सही, उतार चढ़ाव जहाँ पे उतार चढ़ाव करना है वहीं पर करो, है ना। जैसे वाचन में देखिए पढ़ने में कविता भी पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पे उतार चढ़ाव ले गति उन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बाहर बैठे लोगों पर इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण फिर आ गया यानी कि पढ़ना, इसमें इसकी कौन सी विधि नहीं है। तो देखिए इससे 7-8 विधियां हैं जो वाचन शिक्षण की विधियां हैं मित्रों, उनमें से कौन सी एक नहीं है। तो देखिए देखो और कहो विधि, इसमें क्या करता है शिक्षक श्यामपट पर कोई भी शब्द लिखता है, यानी ये शब्द से संबंधित विधि है न कि अक्षर से, ये भी ध्यान रख लेना। कभी कभार पूछा जाता है देखो व कहो विधि में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, शब्द पर। तो देखो और जो कहो विधि है मित्रों वो शब्द प्रदान विधि, इसमें शब्द लिखता है ना शिक्षक, और छात्र उसको देखते हैं और फिर कहते हैं कि यह शब्द क्या लिखा है, यानी उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये तो वाचन शिक्षण की विधि है। ध्वनि साम्य होती है समान ध्वनि, जैसे जैसे कि रेल, जेल, खेल, है ना, ये समान ध्वनि वाले शब्द सीखना ये भी वाचन की है, ठीक है। आगमन विधि मित्रों, ये आगमन विधि तो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है, व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, व्याकरण शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त होने वाली विधि है। तो ये वाचन शिक्षण विधि नहीं है। बाकी अक्षर बोध, तो ये वाचन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है और इसमें किस क्या होता है अक्षर या वर्णमाला का बोध करवाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता सुनने और बोलने दोनों से संबंधित है। तो देखिए कौन सी एक विशेषता है जो सुनने और बोलने दोनों से संबंधित है, दोनों से संबंधित पूछा है मित्रों। तो देखिए शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना, उपयुक्त सभी। देखिए रेडियो सुनना, यहाँ क्या आ रहा है सुनना, तो ये तो केवल सुनने से संबंधित है, ठीक है। ध्वनियों का विभेदीकरण करना, अभी हमने एक प्रश्न देखा था पिछला जिसमें ध्वनियों का विभेदीकरण करना किस कौशल से है, वो भी सुनने से। तो ये दोनों विकल्प ही नहीं होंगे, इसका मतलब उपयुक्त सभी नहीं है, बल्कि कौन सा है शुद्ध उच्चारण। देखिए शुद्ध उच्चारण करेंगे इसका मतलब क्या है, बोलेंगे, यानी बोलना कौशल भी हो रहा है और फिर वापस शुद्ध उच्चारण में कोई से
सुन भी सकता है, यानी ये सुनने कौशल से भी संबंधित है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है मित्रों, निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए कौन सी विधि ऐसी है जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाएं यानी कि 1 से 5 मान लीजिए, प्राइमरी लेवल है ना, प्राथमिक स्तर मित्रों, तो उसमें कौन सी विधि इनके लिए उपयोगी नहीं है। देखिए अभिनय विधि, अभिनय करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है, छोटे बच्चे अभिनय करके सीखते हैं, जैसे नाटक करवा लो है ना, रंगमंच वगैरह। फिर है गीत विधि, गीत गाते हैं, बिल्कुल गीत गीत में सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है। व्याख्या विधि, अर्थबोध विधि, इन दो में से तो देखिए अर्थबोध, अर्थबोध विधि होती है जिसमें केवल अर्थ का बोध करवाए, तो ये भी सीखते हैं। बल्कि जो मित्रों व्याख्या विधि है ये अपर प्राइमरी की है, यानी उच्च प्राथमिक में होती है, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी शब्द का या किसी भी पद्यांश अनुच्छेद की व्याख्या करनी पड़ती है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना होता है, ये व्याख्या विधि होती है जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है, विचारों की अभिव्यक्ति के रूप है। देखिए विचारों की अभिव्यक्ति के रूप कौन से हैं मित्रों। अब देखिए विचारों की जो अभिव्यक्ति यानी विचार व्यक्त करते हैं ना, तो किस रूप में करते हैं, मौखिक, लिखित, उक्त, दोनों या कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा, बल्कि मौखिक। देखिए जब बोलकर हम विचार व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक है, और जब लिख कर करते हैं माना विचार या भावों की अभिव्यक्ति तो वो लिखित होगी। इसका मतलब है उक्त दोनों ही विचारों की अभिव्यक्ति के रूप है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, मोंटेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो मैडम मारिया मोंटेसरी लाई थी इस विधि को, इसका प्रयोग किया जाता है ना। इटली की डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इस विधि को लेकर आई थी ना। इसका जो प्रयोग है मौन वाचन में नहीं, सैसुर वाचन में भी नहीं, और ना ही पद्य या कविता शिक्षण में किया जाता है। इसका किया जाता है मित्रों लेखन शिक्षण में, यानी कि लेखन कौशल की एक अच्छी विधि है मोंटेसरी विधि, ठीक है। 1 से 5 यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधि है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी इस विधि को लेकर आई थी। और इसके अलावा एक प्रमुख याद रखना, यानी कि 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है मित्रों, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जिसमें, देखिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि पूछी है कौन सी होती है, जिसमें बहुत अधिक प्रश्न हो, नहीं प्रश्न होने चाहिए लेकिन बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर है अधिक सहायक सामग्री हो, सहायक सामग्री हो लेकिन अधिक नहीं, सहायक सामग्री ज़्यादा हो सबसे अच्छी शिक्षण विधि नहीं है। सहायक सामग्री का कैसा प्रयोग किया जाए वो उस पर मोस्ट है, ठीक है। रटने एवं समझने पर बल दिया गया, देखिए समझने पर बल तो ठीक है, लेकिन साथ में आया कि रटने एवं समझने तो गलत हो जाएगा ना। विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं हो, बिल्कुल। आज मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है कि आज जो भी है शिक्षण है वो क्या है, बाल केंद्रित है मित्रों, क्या है, बाल केंद्रित है, यानी कि जिसमें बालक क्या होता है, केंद्रित होता है ना। बालक स्वयं करके सीखना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी आधारित क्रियाएं हो, विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करके सीखे, ये सबसे अच्छी शिक्षण विधि होती है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।